हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित है कक्षा 10 जिसमें हमारा ये अनसाल पेपर है। ये सेट नंबर 5 है 2024 का। पेपर कोड है 822 EHX, पूर्णांक 70 नंबर का है। समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का है। निर्देश जो हमने सेट नंबर 1 में पाया था कि 1 से लेकर 20 तक प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, बहुविकल्पी होंगे। 21वां जो प्रश्न होगा उसमें क से लेकर च तक होंगे, 2-2 नंबर का होगा। 22 वाला जो होगा उसमें क से लेकर च तक होंगे, उसमें 5 खंड करने होंगे और 4-4 नंबर का होगा। उसके बाद हमारा 6-6 नंबर का आएगा। तो आइए देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक दिया गया रहेगा। तो पहला प्रश्न हमारा क्या मिलता है, कह रहा है हमारा प्रश्न संख्या नंबर 1, बहुविकल्पी प्रश्न है ये, और कह रहा है कि ये हमारा जो प्रश्न दिया गया है वह 1 नंबर का है। यहाँ हमारा 1 नंबर का है। प्रश्न संख्या 1 है कि यदि 26 और 156 का एलसीएम, लसा का मतलब एलसीएम 156 है तो उसका हमें मस ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणा होता है उसके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। अब महत्तम का मतलब एच निकालना है तो हमारा AB बटे L होगा। अब हम देखेंगे यहाँ ए और बी का मान। ए का मान 26 है तो 26 रखेंगे, बी का मान हमारा 156 है तो 156 हो जाएगा, और बटे यल यानी लघुत्तम, और यल का मान 156 है तो 156 यहाँ रख देंगे। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर 26 बनेगा, और 26 हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 में क्या दिया है हम देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य का मतलब होता है दोनों का एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो एक आना चाहिए, अर्थात उनमें केवल एक कामन हो, दूसरी संख्या कामन न हो। तो इसको अगर हम लिखेंगे 7 दूनी 14, ये 7 पचे 35, दोनों में 7 हो गया कामन, इसका मतलब ये हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 तिहाई 6 तिरिक 18, और ये बनेगा 5 पचे 25। इन दोनों में कोई संख्या कामन नहीं है, इसका मतलब यही हमारी सहअभाज्य संख्या बन जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये बनेगा 31, और अगला बनेगा 31 गुणे 3, 3 एका 3, 3 त्रिका 9, तो दोनों में 31 कामन है तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कम से कम 2 तो कामन होगा, इसलिए ये भी हमारी सहभाज्य संख्या नहीं होगी। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 नंबर है कि बिंदुओं 5 0 और -12 0 के बीच की दूरी होगी। ये भी हमारा प्रश्न 1 नंबर का है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। अगर हम डायरेक्ट देखें तो x का मान यहाँ प्लस है और यहाँ x का मान माइनस है, अगला 0 0 है। अगर यहाँ पर हम x एक्सिस और y एक्सिस खींचते हैं तो हमें x अक्ष पर मान मिलेगा, y का मान 0 है। इसका मतलब x का मान 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर x का मान -13, तो इसका मतलब इधर जाएंगे सारी -12, तो इस तरफ हमें -12 मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 5 होगी, 12 5 17 हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे यहाँ 17 कौन सी संख्या दी गई है तो हमें मिलेगा क्या, 17 में मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। या हम चाहें इसको x1 y1 और इसको x2 और y2, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अगर इसमें रखते हैं तब भी मान हमें यही मिलेगा। क्योंकि पहला मान जो मिला है 5 और माइनस एक माइनस और मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 5 + 12 का होल स्क्वायर। ये 0 - 0 का होल स्क्वायर बनेगा, तो 12 5 17 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अगला हमारा 0 मिल गया, तो इस 17 का स्क्वायर है, कड़ी के अंदर है, बाहर निकलेगा तो 17 बन जाएगा। और देखेंगे तब भी हमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है
कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो कई संख्याओं से कटने का अर्थ होता है उसका एलसीएम से कटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और शेष 7 है इसको हम जोड़ देंगे, तभी 7 शेष बचेगा जब इसके एलसीएम में हम जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 35, 56 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। तो 7 × 5 = 35 होगा, 8 × 7 = 56 होगा, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, 7 56 बन जाएगा। 91 का 13 7 91 बन जाएगा। तो अगर हम बात करें एलसीएम की तीनों में से, तो पहला नंबर तो हम 7 लिख लेंगे, दूसरा नंबर हमारा 5 इसमें और कहीं नहीं है तब वो लिखा जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 आ जाएगा और उसके बाद 13 आएगा। और इसी में हमारा जो शेष दिया है अगर जोड़ देंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा, संख्या मिल जाएगी, क्योंकि शेषफल 7 बचना चाहिए। तो हम आ जाएंगे 8 × 5 = 40 और 4 × 7 = 28, 280 होगा, गुणे 13 होगा प्लस 7 मिलेगा। तो 13 0 0, 13 8 104 और 13 दूना 26, 10 36, इसी में 7 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ 7 4 6 3 36 47 और 36 47 हमें ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो 5 में क्या दिया है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल आपको ज्ञात करना है। यानी हमें लेना है 8 का गुणज। तो गुणज का मतलब 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। तो 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, इस तरह से कह रहा है 15 संख्या लेना है, 15 संख्या, और इसका हमें क्या करना है, कह रहा योगफल ज्ञात करना है। तो सूत्र हमारा एसएन यानी समांतर श्रेणी, चूंकि इसमें 8 8 का अंतर है तो ये हमारी समांतर श्रेणी है, क्योंकि समान अंतर है इसलिए समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल एसएन बराबर n/2 होता है, 2a + n-1 × d बनता है। अब इसमें अगर हम मान रखेंगे तो देखते हैं मान क्या मिलेगा। संख्या कुल 15 है तो 15 हो जाएगा, बाकी 2 गुणे ए का मान 8 है, 8 बनेगा और प्लस 15 - 1 तो 14 बन जाएगा, इंटू डी माने 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या मिल गया, 2 अभी हमारा बचा हुआ है तो 2 लिख देंगे। आगे आ जाएंगे तो हम देखेंगे क्या मिलेगा हमारा आंसर। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 15/2, बाकी मिल रहा है 8 दूनी 16 हो गया और 14 में 8 का गुणा करेंगे, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 1 8 3 11 यानी 14 8 112 हो गया। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 2 8 मिल जाएगा। फिर आगे आएंगे 1 1 2 हो जाएगा, बाकी हमारी संख्या 1 बच जाएगी। अब हम 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 15 चौका 60 की 0 और 15 छक्का 90, 96 बन जाएगा। हमारा आंसर बनेगा 960 और देखेंगे 960 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये रही हमारी प्रश्न संख्या 5। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं और 6 में देखते हैं क्या दिया है। तो प्रश्न संख्या हमारा 6 का रहा है। प्रश्न संख्या 6 है कि यदि द्विघात समीकरण हमारा दे दिया है कि यदि द्विघात समीकरण x², यदि द्विघात समीकरण x² 2x - p का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ हम x का मान ही -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा, 2 गुणे -2 होगा, -p बराबर 0 होगा। 2 दूनी 4 प्लस 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 दूनी 4 -p बराबर 0 हो गया। 4 में से 4 घट के 0 आ गया तो -p बराबर 0 और p बराबर माइनस का गुणा करेंगे 0 में तब भी 0 आएगा। तो p का मान 0 हमें ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा और यही हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट हमारा 7वां।
तो 7 नंबर में क्या दिया है कि x अक्ष पर स्थित एक बिंदु, अगर x अक्ष पर स्थित होगा वह बिंदु तो y का मान 0 होना चाहिए। तो कह रहे हैं 5 - 2 तथा -3 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। पहला नंबर x अक्ष पर स्थित होगा, इसका मतलब y का मान 0 होगा। तो दो जगह y का मान 0 है, यही दोनों में से एक आंसर हो सकते हैं। अब आगे आ जाएंगे। अब कह रहा है समदूरस्थ, इसका मतलब इन दोनों से समान दूरी पर है, और अगर दो बिंदुओं से समान दूरी पर कोई होता है तो इसको हम मध्य बिंदु कहते हैं। और मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा होता है x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2 होता है। अब आगे आ जाएंगे तो x1 का मान यहाँ से y1 और ये x2 और ये y2 बन जाएगा। तो x1 का मान हमें मिल जाएगा यहाँ 5 और प्लस x2 यहाँ पहले से माइनस है तो -3 बटे 2 और दूसरा -2 + 2 हो जाएगा तो -2 + 2 बटे 2 होगा। तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 बटे 2 आएगा और अगला मान 2 में से 2 0 बटे 2 होगा और 2 में 2 का भाग देंगे 1 और दूसरा 0 हो गया। तो 1 0 हमें ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से मध्य बिंदु का निर्देशांक के द्वारा, चूंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच में समदूरस्थ माने समान दूरी पर है, इसका मतलब वह मध्य में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखते हैं 8 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समीकरण 2x² - 5x है और +4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो पहले हम विभक्ति कर d निकालेंगे और विभक्ति कर d बराबर b² - 4ac होता है, उसी से हम इस मूल की प्रकृति को ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसकी हम तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। a बराबर हमें 2 मिल जाएगा, तो a बराबर 2 मिला। b बराबर यहाँ से हमें -5 मिलेगा, तो b बराबर -5 हो गया। c बराबर हमें यहाँ से 4 मिल जाएगा, तो c बराबर 4 हो गया। अब विभक्ति का d बराबर होता है b² - 4ac, तो b का मान हमें -5 का स्क्वायर मिलेगा और -4, a का मान 2 और c का मान यहाँ से 4 मिल जाएगा। तो ये बना 5 × 5 = 25 प्लस हो गया 4 × 4 = 16 दूना 32 आ गया। यहाँ देखेंगे माइनस ज़्यादा है तो 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा। चूँकि डी का मान माइनस में आ गया और बताया गया है अगर डी का मान 0 से छोटा हो अर्थात माइनस हो तो समीकरण के मूल जो होंगे अधिकल्पित या काल्पनिक होते हैं, या हम कह सकते हैं वास्तविक नहीं होंगे। तो अब हम देखेंगे, ये कह रहा है वास्तविक, तो ये तो गलत हो गया। काल्पनिक अर्थात वास्तविक नहीं, तो मूल जो होंगे अधिकल्पित कहिए या तो काल्पनिक कहिए अथवा वास्तविक नहीं होंगे, तो यही हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। तो 9 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। कह रहा है कब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो यहाँ दिया है हमारा कि दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, यदि इनके संगत कोण बराबर हों। समरूप के लिए अगर संगत कोण बराबर है तब भी हमारा समरूप कहलाएगा। हमें जानना पड़ेगा कब कब समरूप होता है। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ अगर अनुपात बराबर है, इनका अनुपात और इनका अनुपात अगर बराबर है, अर्थात अगर ए बी सी पी क्यू आर, तो अगर हमारा ए बी बटे पी क्यू ये बराबर है बी सी बटे क्यू आर बराबर है सी ए बटे आर पी, तो ये हमारा समरूप हो जाएगा। दूसरा नंबर कि दो भुजा का अनुपात तो बराबर हो और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो जाता है तब भी हमारा ये समरूप कहलाएंगे। तीसरा नंबर अगर एक भुजा है और इस ओर का कोण, ये भुजा हमने लिया ये कोण, और फिर दूसरी तरफ का कोण दूसरे तरफ के कोण के बराबर हो जाएगा तब भी हमारा समरूप कहलाएगा।
इसको हम यस 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 समरूपता, और ये सर्वांग सम भी होता है, लेकिन यहाँ हम समरूप की बात करेंगे। दूसरा हमारा जो होता है यस ए यस, यानी साइड साइड और बीच का एंगल बराबर होना चाहिए या अनुपातिक होना चाहिए। फिर आगे आएंगे तो अगर हमारा यानी एंगल साइड एंगल रहेगा तब भी सर्वांग सम होगा और समरूप होगा, और एंगल एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तब भी समरूप होगा। तो यदि इनके संगत कोण बराबर होंगे तो ये समरूप हो जाता है। अगला है यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तब भी ये समरूप कहलाएगा, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। सी में कहा ए और बी दोनों सही हैं, इसका मतलब अब हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में दिया है ए भी सही है और बी भी सही है, तो ये अकेला ही तो सही है नहीं, ये भी अकेला ही सही नहीं है, बल्कि दोनों सही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा दिया गया है 10 नंबर। तो 10 में क्या दिया गया है, यहाँ कह रहा है चित्र में, नीचे एक चित्र दिया गया है और चित्र में कह रहा है कि त्रिभुज ओडीसी, एक त्रिभुज हमारा ओडीसी ये त्रिभुज है, और कह रहा है ये समरूप है किसके, ओ बी ए के, ओ बी और ए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो कह रहा है कोण ओ बी सी बराबर 125, यानी ये वाला कोण अर्थात ओ बी और सी बी ओ सी ये बराबर हमारा 125 डिग्री दिया है, और सी डी ओ बराबर 70 है, यानी हमारा सी डी ओ यानी ये कोण हमारा 70 दे दिया है। पूछ रहा है कोण ओ ए बी माने इस कोण की बात कर रहा है, यही कोण आपको बताना है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर कि ये वाला कोण एक इसके बराबर होगा, यही जानना है। ओ वाला ओ के बराबर होगा, डी वाला बी के बराबर होगा और सी वाला ए के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो कोण ए है वह कोण सी के बराबर होगा, और सी कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। अब अगर हम बात करें ये पूरा 180 होता है, तो अगर ये 180 पूरा है तो इसका मतलब उसमें से 180 में से जब हम नीचे वाला 125 घटा देंगे तो हमें ऊपर का कोण मिल जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 5, 7 में से 2 घटाएंगे 5, यानी क्या मिल गया हमें 55, 5, 60, 70, 80, यानी ये कोण हमारा 55 डिग्री मिला। अब अगर हम सी निकालेंगे तो तीनों मिला के 180 होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक और नियम हमारा त्रिभुज का है कि इस त्रिभुज में एक भुजा हमने बढ़ाया है तो बहिष्कोण अंतः दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, इसको यक्स मान लेंगे। तो यक्स प्लस 70 जो होगा ये बहिष्कोण, ये बाहर बना हुआ कोण है 125, और 70 ले जाके घटा देंगे तो हमें बनेगा 125, इसमें से 70 घटेगा तो 5 और 5 यानी 55 डिग्री आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ का यक्स का 55 हो गया, सी का मान, और सी का मान चूंकि 55 मिला और यही हमारा कोण ए है, तो हम देखेंगे 55 डिग्री हमें कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर। देखेंगे 11 नंबर में क्या दिया गया है। कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा हो और थीटा का मान 0 और 90 के बीच में होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है तो थीटा का मान होगा, माने हमें यहाँ पर थीटा का मान निकालना है। तो हम करेंगे क्या, साइन थीटा बराबर कास थीटा में दोनों तरफ अगर हम कास थीटा और कास थीटा से भाग दे देते हैं तो कास बटे कास कट के 1 आएगा, और इस साइन बटे कास को टैन कहेंगे। तो टैन थीटा बराबर 1 मिल गया, और ये टैन 45 का मान होता है। तो टैन टैन बराबर है तो थीटा बराबर हमारा 45 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर 45 आ गया, और 45 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 11। अब आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या हम 12 को ले लेते हैं और देखते हैं 12 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मिलेगा साइन 15 बटे कास 75 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ आ जाएंगे
तो साइन 15 या तो साइन को बदलेंगे या तो कास को बदलेंगे। तो 15 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75, क्योंकि 90 में से 75 को घटाएंगे तो 15 आ जाएगा और नीचे कास हमारा 75 बचा रहेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा को कास थीटा कहते हैं, कास 75 और नीचे भी कास 75 हो गया और दोनों ऊपर नीचे बराबर हैं, कट के 1 आ जाएगा और 1 देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यदि साइन के साथ कास, टेन के साथ काट, सेक के साथ कासेक दिया हो, दोनों मिला के अगर 90 आ रहा है तो पूरे का मान हमेशा 1 ही आता है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। तो हम देखते हैं 13 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 हो तो साइन पावर 4 थीटा और प्लस कास पावर 4 थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम आ जाएंगे, तो साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 है, तो साइन थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो ये जाएगा प्लस हो जाएगा, कास थीटा होगा। अभी पीछे हमने पाया कि दोनों तरफ अगर हम कास से भाग दे देते हैं तो अगली लाइन में तो ये कट के 1 आएगा, ये 1 आएगा, टेन थीटा बराबर 1 होगा और टेन 45 हो जाएगा। टेन टेन इक्वल है तो थीटा बराबर हमें 45 मिलेगा और थीटा बराबर 45 हम देखेंगे यहाँ रखेंगे, तो साइन पावर 4 45 अंश प्लस इसी तरह से कास पावर 4 45 हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/2 होल पावर 4, कास 45 का मान भी 1/2 होल पावर 4 होगा। 1 की 4 घात करेंगे 1 आएगा, कणी में 2 की 2 घात करने पर 2 आता है, 4 घात करने पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से यानी 1/4 आ जाएगा और दोनों के हर बराबर हैं, अंश जुड़ जाएंगे, 2/4 काट देंगे, 2 1 का 2 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर 1/2 आएगा और 1/2 आंसर हमें ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 13। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 14 नंबर में, देखते हैं क्या मिलता है। तो प्रश्न संख्या 14 को ले लेते हैं और 14 में दिया गया है हमारा तो यहाँ आ जाएंगे। 14 में कह रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो सेक का मतलब 1 अपान कास होता है और साइन टेन का मतलब साइन ए अपान कास हो जाएगा और अगला ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए हमारा बचा रहेगा। अब आगे आएंगे, दोनों के हर बराबर हैं, उनसे जुड़ जाएंगे, तो 1 प्लस साइन बटे कास होगा और अगले में आ जाएंगे तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा बटे कास और 1 माइनस साइन स्क्वायर को कास स्क्वायर कहते हैं, तो कास स्क्वायर बटे कास और कास एक कटेगा, एक ऊपर कास से बच जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में कहाँ का से है, तो का से हमारा ऑप्शन नंबर डी है और हमारा डी सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 14। आगे हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 को लेते हैं। तो 15 में क्या दिया गया है, तो 15 में है कि चित्र में बिंदुओं का बिंदुओं ए तथा बी से देखने पर अनुमान कोण की माप होगी। एक बार हम कह रहा है आपसे कहाँ से देखना है, ए से, तो ए से देखने पर कोण कितना बनेगा, फिर बी से देखने पर कोण कितना बनेगा और अनुमान कोण। ए से देखेंगे तो ये वाला कोण चाहिए अनुमान, और बी से देखेंगे बी, तो बी से देखेंगे तो बी नहीं बल्कि यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ पी होगा और यहाँ बी होगा, तो यहाँ अनुमान कोण बनेगा। तो हम देखेंगे ये पूरा 45 है, तो ये 90 है, इसका मतलब ऊपर का 45 होगा और पूरा 90 होता है 45, ऊपर का भी हमें 45 मिलेगा, तो पहला अनुमान कोण हमारा 45 अंश बन जाएगा। दूसरे में ऊपर 60 अंश है, पूरा 90 होता है तो 60 घटा देंगे 90 से तो 30 आ जाएगा, तो दूसरा अनुमान कोण हमारा 30 अंश मिल जाएगा। तो 45 30 हम देखेंगे कहाँ है, तो 45 पहला और 30 बाद में हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यही ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद
16 को। तो 16 में क्या दिया है, 16 कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में मान होगा, एंगल सी का मान 90 अंश है। माने कह रहा है एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में कोण सी 90 है और बाकी सब मान आपको, यानी ये त्रिभुज हो गया और ये हमारा कोण सी है 90, एक जगह बी बना लेंगे। और tan a बराबर 1/3 है, तो इसका मतलब है 1/3 यहाँ दिया गया है। अगर हम बात करें तो ये tan 30 का मान होगा, ये tan 30 हो जाएगा। तो a बराबर ये 30 अंश आएगा। अगला हमारा b बराबर 60 अंश हो जाएगा। अब हम चाहें तो इसमें मान रख सकते हैं। तो पहला बना साइन a का मतलब 30 अंश और कास b का मतलब 60 अंश, तो कास 60 हो गया। फिर कास ए का मान 30 है इंटू साइन b और b का मान हमें 60 अंश मिला। तो साइन 30 का मान 1/2 और कास 60 का मान भी 1/2। आगे आएंगे कास 30 यानी कर्णिम 3/2 और साइन 60 माने कर्णिम 3/2 हो गया। तो ये गुणा करेंगे 1/2 दूनी 4, कर्णिम 3 मिलके 3/2 दूनी 4, हर बराबर है अंश से जुड़ेगा, 4/4 काट देंगे, 1 आएगा और 1 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 16। आगे हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 17 को। तो देखेंगे 17 नंबर में क्या दिया है। करा एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। अगर हम बात करें तो ये हमारी घड़ी हो जाएगी और घड़ी की सुई की लंबाई दे दिया है और लंबाई कितना है r। तो ये हमारी घड़ी हो गई और सुई की लंबाई हमारा ये r यानी त्रिज्या दे दिया। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। चूँकि ये 60 मिनट चलता है तो 60 मिनट में वह एक चक्कर लगाता है, 360 अंश का कोण बनाता है। तो अगर एक मिनट में हम निकालेंगे तो 360/60 और काट देंगे तो 6 अंश का कोण बनाएगा। अब कह रहा है बनाए गए त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड हमारा ये होता है, तो त्रिज्या द्वारा जो क्षेत्रफल बनता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 होता है, बाकी πr² होता है। तो थीटा का मान हमें यहाँ 6 मिल गया बटे 360 हो गया, बाकी πr² बचा रहेगा। 6 से काटेंगे 36 यानी πr²/60 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे πr²/60 अंश कहाँ दिया गया है। πr²/60 अंश हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न ले लेते हैं 17 के बाद 18 में क्या दिया है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास, ये व्यास दे दिया है। इसका मतलब अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा और व्यास 1/2, आधा माने 1/2, तो ये बन गया 1/4, त्रिज्या मिल गई। किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम आधा गोला लेते हैं तो हमें नीचे का जो वक्रपृष्ठ मिलता है 2πr² होता है, एक ऊपर भी वृत्त होता है πr² होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² बन जाएगा, 3 पाई, तो पाई के स्थान पर पाई रहेगा, r², r का मान 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 चौक 16 बन जाएगा, 3 ऊपर होगा 16 नीचे होगा, बाकी पाई रहेगा। तो हम देखेंगे 3/16 पाई कहाँ है। तो 3/16 पाई हमारा यहाँ मिल गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जाते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 19 ले लेते हैं। तो 19 में क्या दिया गया है, कह रहा है 19 नंबर किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः, माध्य माने समांतर माध्य दे दिया गया है और माध्य कितना दिया है हमारा, पहला मान है 26.1, ये माध्य है। दूसरा माध्यक हमारा ये दे दिया है माध्यक, और पूछ रहा है बहुलक, तो हमारा सूत्र होता है बहुलक बराबर, तो यहाँ हमें सूत्र मिलता है 3 गुणे माध्यक और -2 गुणे माध्य,
यही सूत्र है। अब इसमें आ जाएंगे तो 3 गुणे माध्यक, माध्यक है 25.8, 2 गुणे माध्य, माध्य है 26.1, तो 3 अठे 24 हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17 और 3 दूनी 6, 1 7 हो गया। आगे आएंगे माइनस 2 1 2, 2 6 12 की 2 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5 आ गया। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। हमारा आंसर बन गया 25.2, और 25.2 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या दिया है, अब इसको देखते हैं कि कह रहा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो बारंबारता किसी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है, बल्कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में एक पद होता है। दूसरा हमारा माध्य, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। फिर आगे आएंगे माध्यक, ये भी हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है और बहुलक भी होता है। तो 2 मान दिया, एक बी और एक सी। तो हमारा जो अगला ऑप्शन है वह कह रहा है बी वाला ऑप्शन तथा सी वाला ऑप्शन दोनों हैं। इसका मतलब हो गया कि हमारा डी वाले में बी और सी दिया है, तो बी और सी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि अकेले ये तो है नहीं, अकेले ये भी नहीं है, बल्कि दोनों हैं, और दोनों हमारा यहाँ दिया गया है डी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके नीचे हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिसको हल करना है। ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न थे।